Morning everyone. Today is 1st of November and we are here to solve most complicated issue of the students what to read in The Hindu and basically The Hindu को हम कैसे पढ़े ताकि जो भी हमें यहाँ से एग्जाम्पल के स्टडी करंट की न्यूज़ मिले उसे कैसे यूटिलाइज करना है हमें अपने मेंस के एग्ज़ाम में और क्या क्या इम्पोर्टेंट हमारे प्री एंड मेंस के लिए वो सब चीज़ें हमें आइडिया लग सके और हमारा टाइम भी सेव हो। तो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम जो न्यूज़पेपर स्टार्ट करने वाले हैं, जो साइंस का जो सबसे लास्ट में पेज आता है ना द हिंदू पर, उस न्यूज़ से वहाँ पर ये ना एक इंटरव्यू आया है जो रिलेटेड है, जो हमारा आपको पता है इंडियाज़ का जो डीप ओशन मिशन जा रहा है, डीप ओशन मिशन जिसको हम समुद्रयान भी कहते हैं, है ना, उसके बारे में। ठीक है, उसको बोला गया है गगनयान फॉर द सीज। तो इसके बारे में पूरा जो इंटरव्यू है, आर्टिकल कुछ कह लो अब, है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। और ये बहुत वेरी 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 इम्पोर्टेंट है आपके प्री के लिए, मेंस के लिए। वो सब चीज़ें मैं बताऊंगी यहाँ पर कि क्या प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या मेंस के लिए। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए जो डीप ओशन मिशन है वो कितने डीप में जा रहा है ना, ओशन के अंदर जा रहा है, कितने डीप में जा रहा है, वो जा रहा है 6000 मीटर्स। ठीक है, 6000 मीटर्स नीचे जाएगा ओशन के जो सरफेस से। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड सबमर्सिबल है जो डीप ओशन मिशन है, और इसमें जो 3 मेंबर क्रू जाएंगे, जैसे गगनयान में भी 3 मेंबर जाने वाले हैं ना, वैसे ही जो डीप ओशन मिशन है, समुद्रयान मिशन है, उसमें भी 3 मेंबर जाएंगे जो 6000 मीटर तक जाएंगे, और ये टोटली इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, यानी ये हमारे आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी इंपॉर्टेंट होगी प्री के लिए। और मेंस में भी अगर आपका क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका डीप ओशन मिशन के लिए। ठीक है, GS 1 में, जियोग्राफी वाले ऑप्शन में, या फिर जो जियोग्राफी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट हैं उनके पेपर 2 में या में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका मेंस में भी क्वेश्चन आएगा, तो आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन का। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बात हुई है कि जो डीप ओशन मिशन है ये इम्प्लीमेंटेड कौन सी मिनिस्ट्री ने किया, ये इम्प्लीमेंट किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अगेन आपके प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात है कि जो बजट है वो अप्रूव हुआ था 2021 में 4077 करोड़ 4077 करोड़ रुपीज़, है ना, जिसमें ये 5 साल के अंदर तैयार करने की बात की गई थी, जो भी डीप ओशन मिशन के अंडर सबमर्साइल जाएगी उसको। ठीक है, ये बेसिकली 6 पिलर्स हैं इसके। ठीक है, जो डीप ओशन मिशन है उसमें 6 पिलर्स में इसको डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला पिलर की यहाँ पे बात हो रही है, वहाँ पे बात हो रही है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे इस डीप ओशन मिशन के अंडर ताकि जो हमारी डीप सी माइनिंग है, आपको पता है डीप सी माइनिंग क्या है, बहुत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जो हमें सिर्फ ओशन के सरफेस पर ही मिलते हैं। ठीक है, जैसे है हमारा पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, आपने बहुत बार नाम सुना होगा इनका। ठीक है, मैग्नीज वगैरह, है ना, तो ये है। तो डीप सी माइनिंग की बात की जा रही है और वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने की बात की जा रही है ताकि जो डीप ओशन मिशन है वहाँ जाकर माइनिंग के बारे में डिटेल चीज़ें देख सके कि कैसे माइनिंग करते हैं, इवन माइन कर सके, है ना। तो फिर वही बात की जा रही है कि जो इस पे है, जो डीप ओशन मिशन है, उस पर साइंटिफिक सेंसर्स लगे होंगे, टूल्स लगे होंगे, है ना, इंटीग्रेटिंग सिस्टम लगा होगा पॉलीमेटिकल नोड्यूल्स को माइन करने के लिए, है ना। तो ये सारी बात यहाँ पे की जा रही है। फिर उसके बाद जो सेकंड पिलर है वो बात की जा रही है, जो ओशियन जो क्लाइमेट आपको पता है चेंज होता रहता है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज, है ना, उन सब की जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं, यानी मतलब वहाँ पे जो भी क्लाइमेट चेंज होगा उसको हैंडल करने के लिए जो डीप ओशन मिशन है उसको प्रिपेयर किया जा रहा है। वहाँ पे जो भी मतलब आपको पता है क्लाइमेट चेंज होगा उसको ऑब्जर्व करेंगे, है ना, ताकि हम फर्दर उस चीज़ के बारे में स्टडी करें। तो ये बात यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आपकी हो रही है। फिर वहीं पे जो थर्ड पॉइंट है वो बात हो रही है, जो आपको पता है डीप ओशन में बायोडाइवर्सिटीज़ होती है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, जो है ना, फिशेस वगैरह हैं जो डीप ओशन में रहती है, उनके बारे में स्टडी करने की, उनको डिस्कवर, उनकी एक्सप्लोरेशन करने की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, फिर फोर्थ पिलर में जो बात की जा रही है पोटेंशियल साइट्स ढूंढने की, है ना, जहाँ पर जो मल्टी मेटल हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स होंगे, है ना, वही माइनिंग की बात है
ठीक है, मेटल्स या इम्पोर्टेंट कुछ रिसोर्सेज ढूंढने की बात हो रही है, उनकी पोटेंशियल साइट्स ढूंढनी हमें फोर्थ पिलर के अंडर है। फिफ्थ पिलर में आपको पता है डीप ओशन में जो बहुत ही मतलब ना वही ना एनर्जी और रिसोर्सेज वाली बात है। जैसे कुछ एनर्जी, जैसे हम हॉट वाटर, अगर हॉट वेंट के वाटर अगर हम डीप ओशन में ढूंढ लेते हैं तो वहाँ से हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं जो कि रिन्यूएबल होगी और हमारे एनवायरनमेंट को भी इतना हार्म नहीं करेगी। तो ऐसे कुछ एनर्जी को हार्नेस करने के थ्रू फ्रेश वाटर की बात यहाँ पे फिफ्थ पिलर में की जा रही है। वहीं पे अगर हम सिक्स्थ पिलर की बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है एडवांस्ड मरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी। बेसिकली देखो वही बात है कि जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है कुछ डीप ओशन में है ना, उनको स्टडी भी तो करना है ना, तो उसके लिए एक मरीन स्टेशन बनाने की बात की जा रही है डीप ओशन में, जिसके लिए डीप ओशन मिशन को प्रिपेयर करे जा रहे हैं, उसका एक पिलर है। देखो ये जो 6 के 6 पिलर है ये प्रीलिम्स में नहीं आएंगे आपके, बिल्कुल आएंगे, बट ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं भी आपका डायरेक्ट आ सकता है कि कौन से 6 पिलर पर डीप ओशन मिशन काम कर रहा है, कि आपको मेंशन करने। फिर वहीं सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे भी क्वेश्चन आएगा आपका एनर्जी और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, तो आप वहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल मेंशन कर सकते हो कि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर है डीप ओशन मिशन का, है ना। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को इंटीग्रेट करना है। फिर यहाँ पे बात हो रही है ऑब्वियसली डीप ओशन जाएगा तो ये ब्लू इकोनॉमी की बात करेगा ना, जो इंडिया का ऑब्जेक्टिव है न्यू इंडिया 2030 का, जो 2030 का डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है इंडिया ने, उसमें ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, वहीं जो यूनाइटेड नेशन है उसने 2021 से 2030 को डिक्लेयर कर दिया है डिकेड ऑफ ओशन साइंस, है ना। तो उसी टाइम अपना डीप ओशन मिशन भेज रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों से लेके सिंक्रोनाइज हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो डीप ओशन मिशन है ये वन ऑफ 9 मिशन अंडर प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। ये सब चीज़ें आपको प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल क्या है, फिर उसमें कौन से 9 मिशन है, जिसमें से एक डीप ओशन मिशन भी एक है। ठीक है, फिर यहाँ पे जब ऑब्वियसली डीप ओशन मिशन जाएगा तो हम देखो एनर्जी की भी बात करी, जब हम पिलर की बात करी थे, बायोडाइवर्सिटी की बात करी हमने, ठीक है, हमने मरीन स्टेशन की बात करी, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रेड भी तो इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो डीप ओशन मिशन है वो सपोर्ट करेगा ब्लू इकोनॉमी को, ब्लू ट्रेड को, ब्लू मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, है ना। ये सारी बातें यहाँ पे हो रही है और ये सब चीज़ आप पॉइंट्स हैं जो मीन्स के लिए लिख लोगे अपने, और एक प्रॉपर आपका बहुत ही अच्छा डाटा या आंसर कह सकते हो प्रिपेयर हो जाएगा। फिर वहीं पे बात करें कि ऐसा तो नहीं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस अकेली डीप ओशन मिशन को भेज देगी, बहुत सारे अलग इंस्टीट्यूट्स हैं ना जो सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इंडिया में वो अपना अपना अलग अलग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डीप ओशन मिशन में। ठीक है, फिर वही बात हो रही है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसका जो मेन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर जो मेनली डीप ओशन मिशन को हैंडल कर रहा है वो यही है। तो इसके बारे में आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, वही ये 1993 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर है हैदराबाद में। ये प्रीलिम्स के लिए आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये हेल्प कर रहा है जो डीप ओशन मिशन को इंजीनियर करने में, उसको प्रिपेयर करने में, उसको रेडी करने में, टू एक्सप्लोर जो ओशन के रिसोर्सेज हैं उनमें। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हो रही है। फिर वही है जो डीप ओशन मिशन जाएगा उसका एक पार्ट है जो कि है मत्स्य 6000, वो इसके अंडर ही जाएगा, है ना। 6000 जो इसकी डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है कि हम कितनी डेप्थ तक जा रहे हैं। ठीक है, यही वो जो एक सबमर्सिबल होगा जिसके अंदर जो 3 क्रू मेंबर्स हैं वो जाएंगे हमारे, है ना। जो स्टार्टिंग का फेज़ है उसमें हम ना वही ना चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसमें हम जो अपने जो मत्स्य 6000 है उसको सिर्फ 500 मीटर तक ही भेजेंगे, ताकि हम जो उसकी एंडोरेंस, उसकी पावर है कि वो प्रेशर को झेल सकता है या नहीं, उस एनवायरनमेंट में स्टे कर सकता है या नहीं, उसको चेक करेंगे। देन हम फर्दर 6000 तक उसको भेजेंगे। तो ये सारी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो वही जो मैंने 6 पिलर आपको बताए हैं वही मेन है, तो उस पर भी मिनिस्ट्री काम करेगी। पॉलिमेटिकल नोड्यूल्स कैसे निकालने हैं ना, इंडियन ओशन बेड पर है जो, है ना। और आपको पता है जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है उसने इंडिया को अलाउ कर
रखा है अराउंड 75,000 स्क्वायर फीट के एरिया में वो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है। तो वहीं किसी टारगेट पे कहीं ना कहीं उसी टारगेट पे ये सारा मिशन है, ताकि जो हम वहाँ पे पॉलीमेटिकल नोड्यूल्स हैं उनको भी एक्सप्लोर कर सकें, है ना। तो और एक और बात आपको ये वरहा याद रखना है, जो अंडर वाटर माइनिंग सिस्टम है उसको वरहा बोलते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए अगेन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात आ रही है कि हमने जो 6,000 मीटर का ही टारगेट क्यों चूज़ करा। हम डेप्थ देखो, सबसे आपको पता है जो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है वर्ल्ड की वो है मरियाना ट्रेंच, है ना। ये भी आपको पॉइंट याद रखना प्रीलिम्स के लिए। मरियाना ट्रेंच है ना जो 11,000 मीटर तक है, बट स्टिल हमने 6,000 मीटर ही चूज़ करा। हम इससे डीप भी जा सकते थे या इससे कम भी जा सकते थे। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है जो दो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं, जो दो इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं, पॉलीमेटेलिक नोडुल्स एंड पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स, वो किस रेंज में मिलते हैं, है ना। तो उनकी बात हो रही, जो हमारे पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स है वो हमें मिल जाते हैं ईजिली 3,000 मीटर की डेप्थ तक। बट वहीं अगर हम बात करें जो निकल, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज, कुछ और मेटल्स हैं वो हमें 5,000 मीटर की डेप्थ तक मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट इनके बीच में लाई करता है। तो 6,000 मीटर एक ईजिली टारगेटेड, और हमारे जो भी हम टारगेट लेके चल रहे हैं, पिलर्स लेके चल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी वगैरह, उन सबको कंप्लीट करते हुए 6,000 मीटर डेप्थ को हमने चूज़ किया था। तो ये बात यहाँ पे है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपके याद रखने हैं, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। फिर यहाँ पे बात की जा रही है कि ऑब्वियसली देखो डीप ओशन मिशन आप भेजोगे तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे उसमें ना। तो सबसे पहला जो चैलेंज यहाँ पे बात की जा रही है वो बात की जा रही है हाई प्रेशर। ऑब्वियसली हम जितना डाउन जाते हैं ना उतना ज़्यादा ही हाई प्रेशर इंक्रीज़ होता चला जाता है, और उस प्रेशर को झेलना अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट है किसी भी मशीन के लिए, किसी भी सबमर्सिबल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ना। तो यहाँ पे ये सबसे पहला जो हमारा चैलेंज है वो है हाई प्रेशर। सेकंड जो हमारा चैलेंज है, ऑब्वियसली देखो हम आउटर स्पेस में भी मिशन भेजते हैं, वहाँ पे लैंडिंग करना कंपेरेटिवली इजी होता है। उसका रीज़न क्या है? देखो आप वहाँ पे एक सरफेस पे लैंड करते हो और वैक्यूम होता है ना, इतनी डिफिकल्टी क्रिएट नहीं होती। बट जब आप डीप ओशन मिशन में जाओगे आपके ऊपर प्रेशर भी होता है वाटर का इतना, और जो आपको पता है जो ओशन सरफेस है उसमें कितना मड होगा ना, एकदम कीचड़ होगा, वो इतना सॉफ्ट होगा कि अंदर जाने का वो रहता है ना। तो इस पे सॉफ्टली लैंड करना अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसमें डूबने की भी दिक्कत रहती है ना। फिर इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर, पावर और एनर्जी की ज़रूरत होगी इस मिशन को, ठीक है। फिर वहीं पे बात की जा रही है, जैसे ही हम अंडर वाटर जाते हैं वहाँ पे अब सेंस होता है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है। और कोई भी मतलब जो रिमोट से हम कोई भी जो व्हीकल ऑपरेट कर सकते हैं रिमोट से, वो चीज़ें अब्सेंट होती हैं। तो उसको मैनेज करना डीप ओशन मिशन को अगेन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। वहीं जैसे ही हम जितना अंडर वाटर जाएंगे, है ना, जितना डीप जाएंगे आपको पता मड बढ़ेगा ना, मड बढ़ेगा, विजिबिलिटी रिड्यूस होगी, सनलाइट नहीं होगी, है ना। इतना डीप में सनलाइट जाती नहीं है, तो विजिबिलिटी भी अपने आप में एक इशू है इतनी डाउन में, ठीक है। फिर वही बात है, जितना हम नीचे जाएंगे टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है, सैलिनिटी इंक्रीज होती जाएगी। और वहीं कोरिजन का भी ऑब्वियसली मेटल से ही बना है ना हमारा डीप ओशन मिशन, उसका भी एक अपने आप में चैलेंज है। तो ये बातें यहाँ पर की जा रही है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए ही रोल आता है किसका, NIOT का। आपको पता है NIOT हमने बात की थी अभी यहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, वो ये सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है मत्स्य 6,000 के बारे में, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा टूल्स वगैरह दे के ऑब्जर्वेशन, सैम्पल कलेक्शन, बेसिक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भेजा गया, ताकि जो भी नीचे हम जितनी डीप में हम जाएं हम सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। और जो प्राइमरी मिशन है मत्स्य 6,000 का वो है एक्सप्लोरेशन। यह आपका अगेन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वहीं बात की जा रही है हमसे पहले कौन कौन सी कंट्री डीप ओशन में मिशन भेज चुकी है। तो USA, रशिया, चाइना, फ्रांस, जापान, हमसे पहले 5 कंट्री भेज चुके हैं। इंडिया विल बी दी 6th कंट्री, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में।
फिर वहीं पे बात की जा रही है जो मत्स्य 6000 है वो बहुत सारे जो बेस्ट फीचर्स हैं उनको कंबाइन करके चल रहा है, जैसे रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं, ऑटोनोमस रिमोट व्हीकल्स हैं। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, इंडिया ऐसी पहली कंट्री होगा जो रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल, ऑटोनोमस रिमोट व्हीकल्स इन सबको पोलर रीजन्स में भेज चुका है, डीप ओशन मिशन में भेजने वाला और स्पेस में भी भेजने वाला है, भेज चुका है। तो इंडिया ये सब चीज़ें एक साथ करने वाला, मतलब सब जगह करने वाला पहला कंट्री होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। और जो आपको पता होना चाहिए, मत्स्य 6000 है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है टाइटेनियम अलॉय से, है ना। अब ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस मेटल का यूज़ हुआ है, टाइटेनियम अलॉय से हमने उसको प्रिपेयर करा है ताकि वो इतना 6000 बार तक प्रेशर झेल सके। अंडर वाटर डीप में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है अगेन, है ना। उसमें अराउंड 12 कैमरा होंगे, 16 लाइट पावर्ड बाय लिथियम पॉलीमर बैटरीज। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए, जो लाइट है, जो पावर है, वो डीप ओशन मिशन को कहाँ से मिल रही है, लिथियम पॉलीमर बैटरीज से। तो अब जब भी आपका लिथियम बैटरीज से पे भी क्वेश्चन आएगा, लिथियम बैटरीज पे क्वेश्चन आएगा, वहाँ भी आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि जो लिथियम पॉलीमर बैटरीज का यूटिलाइजेशन हमने डीप ओशन मिशन में भी किया है। तो समझ रहे हो कैसे चीज़ों को इंटीग्रेट करना है। हमें यहाँ पे स्पीड की बात की गई है, 5.5 किलोमीटर पर हावर वो स्पीड से मूव करेगा जो हमारा मत्स्य 6000 है। तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन बार बार कह रही हूँ आपके प्री और मेंस के लिए, तो अच्छे से इसके नोट्स बना लेना प्री और मेंस के अकॉर्डिंग और चीज़ों को इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है। अब मूव करते हैं हम अपने पेज नंबर 1 पर, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूज़ आई है अबाउट अखोरा अगरतला रेल लिंक। अखोरा बांग्लादेश की एक सिटी है और अगरतला आपको पता है त्रिपुरा की कैपिटल यानी इंडिया की एक सिटी है। तो उसको रेल लिंक किया गया। देखो जो आपको पता है, देखो हमारे यहाँ पे अगर मैं मैप की बात करूँ, ये बांग्लादेश है ना, दिस इज़ बांग्लादेश, और यहाँ पे है त्रिपुरा, यहाँ पे ढाका है, यहाँ पे अखोरा है, और ये त्रिपुरा का अगरतला। ये रेल लिंक की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा होगा मैप, ये कोलकाता है यहाँ पे, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का हमारा रीजन है ना। तो पहले क्या होता था, अगर हमें कोलकाता से त्रिपुरा जाना, कोई भी ट्रेड कर रहा है, पैसेंजर्स भी जा रहे हैं इधर से उधर, या इवन अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर मिजोरम, तो हम कहाँ से जाते थे, थ्रू सिलीगुड़ी कॉरिडोर जाते तो काफ़ी डिस्टेंस में पड़ता था, टाइम भी लगता था, और जो कमोडिटीज़ है कुछ उनको ख़राब होने का भी डर रहता था। तो अब यहाँ से ये बात की जा रही है कि कोलकाता से ढाका, ढाका से अखोरा एंड अगरतला का लिंक होगा, ताकि जो डायरेक्ट हम सामान डिस्टेंस कितना कम हो जाएगा, उन सब की बात यहाँ पर की जा रही है। ये जो रेल लिंक है ये 12.24 किलोमीटर का होगा, है ना, ठीक है। बाकी वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिया। तो मेन बात आपको यही पता होना चाहिए कि अखोरा अगरतला रेल लिंक कहाँ पर है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में है। क्यों बना है, ऑब्वियसली जो डिस्टेंस कम और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिलेशन भी अच्छी होंगी इससे, है ना। क्योंकि जो ये रेल लिंक है बनाया बांग्लादेश ने है, बट इंडिया सपोर्ट ने बजटली सपोर्ट करा है। अराउंड 392 करोड़ का जो एड थी वो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की थी बांग्लादेश को। इसके बाद हम पेज नंबर 4 पर मूव करेंगे। यहाँ पर ये न्यूज़ है, आपको पता है कल यानी ट्यूसडे को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। आपको पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है नर्मदा रिवर पर गुजरात में, है ना, गुजरात में। तो वहाँ पर इनका स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। उस वहाँ पर जो नरेंद्र मोदी गए और उन्होंने जो पटेल को ट्रिब्यूट करते हुए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कुछ लॉन्च किए। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए नेशनल यूनिटी डे और एकता दिवस, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको जस्ट एक आइडिया होना चाहिए। फिर वहीं पे बात की जा रही है कि जो राज्य योत्सवा अवार्ड है कर्नाटका में दिए जा रहे हैं टू सेलिब्रेट 50 ईयर्स ऑफ रीनेमिंग। आपको पता है कर्नाटका का पहले नाम क्या था, आपको पता होना चाहिए। कर्नाटका का पहले नाम था मैसूर, फिर इसको कर्नाटका कर दिया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। तो यहाँ पे हर साल इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए दिए जाते हैं राज्योत्सव अवार्ड, ठीक है। और ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कर्नाटका का। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको ये अवार्ड मिलने वाला है। उन्होंने क्या क्या काम किए, किसी ने स्कूल के लिए लैंड डोनेट की है, किसी ने लोगों की जान बचाई। तो इनको आप एज ए जो भी यहाँ से आपको मिलेगा एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, उन्हें केस स्टडी
की तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 8 पर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, आपको पता है क्लाइमेट फाइनेंस, यानी हम जो क्लाइमेट चेंज हमारा इतना हो रहा है, कार्बन एमिशन हो रहा है, उसको रिड्यूस करने के लिए जो भी पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उसको सबको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट फाइनेंस, है ना। तो क्या हो रहा है, ऑब्वियसली देखो आपको सबसे पहले 2 बातें समझ लीजिए कि जो पास्ट है ना 1900 या 1950 से पहले तक जो डेवलप्ड कंट्री है आज के टाइम, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो रशिया हो या बाकी यूरोपियन कंट्री हो, वो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो ऑब्वियसली डेवलप हो चुकी है और आज उनके पास इतना पैसा और स्टेबिलिटी है, अगर वो कार्बन नेट जीरो की तरफ मूव करना चाहे या बाकी रिन्यूएबल सोर्सेज के पास की तरफ मूव करना चाहे, तो उनके पास इनफ मनी है, स्टेबलाइजेशन और डेवलपमेंट है उन चीज़ों की तरफ मूव करने के लिए, तो उनके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट अगर हम वहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, उसमें जैसे बहुत सारी स्मॉल कंट्रीज़ आ गई, या फिर इंडिया, ब्राज़ील, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ या साउथ एशियन कंट्रीज़ है ना, तो उनके पास ना उतना पैसा है, ना उतनी स्टेबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट है कि वो इतनी इजीली मूव कर सके, तो उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिएगा, किसका, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनका। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम इस बात से सब एग्री करते हैं कि जो कार्बन को रोकना, कार्बन एमिशन को, क्लाइमेट चेंज को रोकना पूरे वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कहीं ना कहीं डिफरेंट है डिपेंडिंग ऑन हम कितने कैपेबल है ना, डिपेंडिंग हमने पास्ट में क्या करा है, हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं उस जो एमिशन के लिए या फिर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन सब चीज़ों को ही बोलते हैं कॉमन, यानी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट डिफरेंट है। मैंने बताया ना डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री की डिफरेंट है, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बट डिपेंडिंग ऑन रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। हाँ, हमारे डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट हो सकता है ना जैसे कुछ कंट्री लाइक चाइना जिन्होंने पास्ट में इतना एमिशन नहीं करा बट स्टिल उतनी कैपेबल है कि वो कार्बन रिडक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं, तो उनकी कैपेबिलिटी बड़ी है। तो ये बात यहाँ पे जो हम आपने बहुत ही कॉमन वर्डिंग सुनी होगी, ये सब चीज़ें हम इन चीज़ों से कहना चाहते हैं। तो वही बात हो रही है, जो COP28 है वो होने वाली है दुबई में नवंबर और दिसंबर के बीच में। तो यहाँ पे अगेन क्लाइमेट फाइनेंस का इशू उठेगा, और जितना हम टारगेट करके चल रहे हैं क्लाइमेट फाइनेंस का, उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। फिर वहीं पे हमने देखो एक बहुत बार हमने टारगेट रखे हैं कार्बन रिडक्शन के, चाहे वो पेरिस एग्रीमेंट हो, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल, हम अचीव नहीं कर पाए। तो यहाँ पे बात की जा रही है कोपेनहेगन चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी 2009 में, जिसमें बात की थी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो $100 बिलियन देंगी हर साल बाय 2020, बट वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बट अगेन वहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट आता है 2015 में, वो कहता है कि ठीक है तुम हर साल नहीं दे सकते, तुम एक काम करो, तुम 2025 तक टोटल 100 बिलियन दे दो। ठीक है, इवन आपको पता होगा कि वो भी अचीव नहीं हुआ है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि नेट जीरो हो जाएंगी बहुत सारी कंट्री 2050 तक या फिर 2030 तक इतने सारे टारगेट अचीव हो जाएंगे। तो वो एक चीज़ अपने आप में डिफ़िकल्ट लग रही है। तो इसलिए जो राइटर उन्होंने बोला है केस ऑफ सर्कल इन रेड, ऑब्वियसली हमारे लिए डिफ़िकल्टीज बढ़ने वाली है अगर इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, है ना। तो ये सारी बात यहाँ पे की जा रही है। ऑब्वियसली फिर वही है कि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया होगी या और स्मॉलेस्ट कंट्री ट्राई कर रही हैं, एफर्ट डाल रही हैं कि क्लाइमेट चेंज की तरफ मूव करें, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करें। हर साल उनके जो आपको पता है इंडिया ने पिछले साल पंच अमृत दिया था, है ना, 5 टारगेट दिए थे 2030 तक अचीव करने के लिए। ठीक है, वहीं एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है UNFCCC की, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को बजटरी पैसे के साथ सपोर्ट करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है ताकि वो मूव कर सके कार्बन एमिशन रिडक्शन की तरफ। तो ये बात यहाँ पे की गई है एनवायरनमेंट के लिए। GS3 के लिए आपका बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपके मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, तो वहाँ आप ये पॉइंट बिल्कुल मेंशन कर सकते हो कितने टारगेट थे। ठीक है, वहीं प्रीलिम्स के लिए आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, कोपेनहेगन चेंज कॉन्फ्रेंस क्या है, फिर वहीं पेरिस एग्रीमेंट के क्या टारगेट है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, COP28 कहाँ होने वाले, COP27 जैसे इजिप्ट में हुई थी उसने क्या क्या टारगेट थे दिए। तो ये सारी बातें आपको प्रीलिम्स के लिए पता होनी चाहिए। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 10 पर। यहाँ पे बात चल रही है कार्गो ट्रांसपोर्ट कैसे इम्प्रूव किया जाए। ये न्यूज़
लगातार तीसरे दिन आई है। आज पिछले 2 दिन से भी यही सिमिलर न्यूज़ चल रही थी। हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि क्यों कार्गो ट्रांसपोर्ट इतना बेटर नहीं है रेलवेज़ का। अगर बात करें हम पैसेंजर जो ट्रैवल करते हैं रेलवे में या फिर रोडवेज़ के थ्रू जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्यों बेटर है कंपेयर टू रेलवे। इस सब चीज़ों के बारे में हम कल की वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर भी अगर आप इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, GS1 के लिए भी और GS3 में भी आ सकता है। ठीक है, आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना और नहीं तो एक बार कल वाली वीडियो को जाके अच्छे से सुन लेना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है जो स्टांस ऑफ मालदीव्स प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑन इंडिया। आपको पता है मालदीव के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं मोहम्मद मोइज़ू। ठीक है, उनका स्टांस की ऑब्वियसली देखो हर बार जब नया प्रेसिडेंट आता है, नया प्राइम मिनिस्टर कोई भी आता है, उसका कोई ना कोई स्टांस चेंज होता है, वो अपने तरीके से काम करता है, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ रिलेशन चेंज होते हैं। तो वही बात हो रही है, जो अब नए प्रेसिडेंट आए हैं वो इंडिया की तरफ उतने बैंड नहीं है, इंडिया के साथ उतनी अच्छी रिलेशन शायद ना रखना चाहे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो इंडिया के 75 ठीक है मिलिट्री पर्सनल रहते हैं मालदीव्स में। क्यों रहते हैं? जो मेंटेन करने के लिए वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर्स और डोर्नियर एयरक्राफ्ट इंडिया ने दिए हैं मालदीव्स की गवर्नमेंट को, है ना, तो उनको मेंटेन करने के लिए वहाँ रहते हैं। तो इन्होंने अपना जब इन्होंने कैंपेन चलाया था इलेक्शन से पहले, उसमें ही इन्होंने बोल दिया था कि भी मैं आते ही सबसे पहले 75 जो इंडियन पर्सनल है इनकी इंटरफेरेंस को मालदीव से हटाऊंगा। एंड अभी हम प्रेसिडेंट बन चुके हैं तो पॉसिबिलिटी देखी जा रही है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ करने वाले हैं और ऐसी चीज़ें करेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ इनकी रिलेशन ख़राब होंगी, है ना। चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ेगा मालदीव में एंड अगेन इंडिया को उसके चीज़ से साथ इशू होंगे। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे की जा रही है। और मालदीव अगेन हमारा नेबर है, हमारा ओशन जो बाउंड्रीज लगती हैं उसके साथ हमने हमेशा इतनी हेल्प की है। ठीक है, मोर देन 70% ऑफ जो पॉपुलेशन है मालदीव की वो इंडिया ओरिजिन से बिलोंग करती है ना। तो ये सारी बात करते हैं। मालदीव एक मेंबर है कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव का। आपको पता होना चाहिए कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव क्या है। इसमें श्रीलंका, इंडिया और मालदीव से पहले, फिर बाद में मॉरिशस ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे की जा रही हैं, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। आपको आइडिया होना चाहिए कि इंडिया की अपनी नेबर कंट्रीज़ के साथ, आसपास की कंट्री के साथ क्या रिलेशन है, कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 14 पर। ठीक है, यहाँ पर ये आपको पता है जो WHO में रीजनल ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, रीजनल ऑफिसर मतलब जैसे साउथ एशिया के अंदर 11 कंट्रीज़ है जो चूज़ करेंगे, है ना, यहाँ का जो रीजनल ऑफिसर होगा WHO को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसमें 2 नॉमिनी हमारे हैं, एक है बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी बेटी साइमा वजीद, और एक है जो नेपाल से हैं ये शंभू आचार्य हैं, ये ऑलरेडी WHO में ऑफिसर हैं। इन दोनों के बीच में कंपटीशन अब इंडिया पे कहीं ना कहीं वही ना कि किसको चूज़ करना है, किसको इलेक्ट करना है, क्योंकि इंडिया दोनों के क्लोज है, दोनों नेबर कंट्री है, तो अब ये देखने वाली बात होगी। बस इसी के बारे में ये न्यूज़ है, आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए इन चीज़ों का। इन चीज़ों में आगे पढ़ने वाली कोई बात होती नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 16 पर। यहाँ पे ये बात आ रही है जो सितंबर का कोर सेक्टर ग्रोथ है वो स्लिप हो गया, यानी डाउन हो गया है। कोर सेक्टर ग्रोथ कहते हैं, आपको पता हमारे 8 कोर सेक्टर होते हैं, जिसमें आप अच्छे से पढ़ोगे आपको पता भी लग जाए, इसमें कोल, पेट्रोलियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर ये सब होते हैं ना। तो उनकी जो ग्रोथ है उसको रिडक्शन की बात हुई है, 8.1 होगी, 12% थी आई थिंक अगस्त में, है ना, तो वहाँ से 8.1% चली गई है। तो इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली वेस्ट में इतना इजराइल और पैलेस्टीन वॉर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि फ्यूल भी इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना कोर सेक्टर का। तो ऑब्वियसली फ्यूल का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो इम्पैक्ट हुआ है। फिर वहीं हम फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं इजराइल से, है ना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुए। बस आपको एक आइडिया होना चाहिए इन सब बातों का। जब भी इजराइल पैलेस्टीन वॉर का बात हम GS2 में करेंगे, क्वेश्चन आएगा हमारा मेंस में, तो वहाँ पर हम ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ, इंडिया की कोर सेक्टर की ग्रोथ इम्पैक्ट हुई, है ना। तो ऐसे चीज़ों को हमें लिंक करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही चीज़ें होती हैं प्रीलिम्स मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, ऐसे ही इंटीग्रेट करना सीखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।